अब जो अगला बड़ा ब्रेक थ्रू आया वो भी कैवेंडिश लेबोरेटरी में ही आया। तो आपको ध्यान होगा जे थॉमसन जो थे उन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया था। तो उनके ही एक स्टूडेंट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वो न्यूजीलैंड से आए थे इंग्लैंड में। तो उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह का एटम लिया जो कि अल्फ़ा पार्टिकल मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट या एटम था जो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करता था। अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जब एमिट होते हैं किसी गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उसको उन्होंने स्टडी किया कि किस तरह से हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होके मिल रहे हैं। तो अब हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक नई पूरा का पूरा एक नया ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जनरेट हुआ जिसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि आज के टाइम में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है फिज़िक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो थ्योरी ऑफ द स्मॉल है, मतलब जो स्मॉल स्केल पे एटम्स के लेवल पे जो थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज एमिट करते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। अल्फ़ा रेज जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है, बीटा रेज जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज रेज होती है और गामा रेज जो होती है वो न्यूट्रल होती है। तो अब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फ़ा रेज को यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अभी अल्फ़ा रेज क्या होती है थोड़ी इसकी बात करते हैं। तो अल्फ़ा रेज जैसे हमने बात की, ये एक पॉजिटिवली चार्ज रे होती है। तो इसमें होता ये है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक, ये बिल्कुल हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा होता है। ये आपको बाद में समझ में आएगा जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे हीलियम के बारे में। तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को ऐसा भी बोला जाता है कि वो क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस है। इस वजह से अगर हम इसका मास देखें तो इसका मास होता है 4, बिकॉज 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और इसका जो चार्ज होता है वो होता है +2, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, बस प्रोटॉन का चार्ज है, तो इसलिए इसका चार्ज क्या होता है +2। अच्छा, अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये रदरफोर्ड खुद नहीं कर रहे थे। रदरफोर्ड ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप करने को दिया था वो उनके 2 स्टूडेंट्स को दिया हुआ था। एक थे मार्सडिन एंड एक थे गाइगर। तो रदरफोर्ड, मार्सडिन और गाइगर, ये 3 लोग थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे दोनों, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो ये सेटअप है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक एटम इन्होंने इसमें रखा हुआ है जो कि क्या एमिट करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल। ये एक रेडियो एक्टिव यहाँ पे एलिमेंट होगा। आप ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे उन्होंने क्या रखी हुई है, एक गोल्ड फॉइल रखी हुई है, ठीक है। बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल है। मतलब इसका ये जो थिकनेस है ना, अगर मैं ये जो थिकनेस की बात करूँ तो ये बस इतनी सी थिकनेस है कि इसके अंदर ये जो इसकी जो थिकनेस है उसमें कितने 1000 एटम्स आ सकते हैं बस। और आपको लग रहा होगा 1000 एटम ज़्यादा है, पर ये बहुत 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 ही ज़्यादा पतला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला, ठीक है। तो उन्होंने बहुत जितनी पतली वो गोल्ड फॉइल ले सके उतनी पतली गोल्ड फॉइल ली। अच्छा, बाय द वे गोल्ड फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड को इतना थिन किया जा सकता है, बाकी दूसरी चीज़ों को अगर इतना थिन करे तो वो टूट जाता है। गोल्ड भी टूटता है पर वो फिर भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसको इतना थिन क्यों बनाना था, ताकि कम से कम एटम के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है। अगर बहुत सारे अगर ये थिक होता तो क्या होता, ऐसे बहुत सारे एटम्स अगर ये जैसे थिक है तो इसके थ्रू इसको पास होना पड़ता, तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। इस वजह से इसकी थिकनेस क्या चाहिए थी, काफ़ी कम चाहिए थी। सो सबसे पहले उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल के लिए एक एलिमेंट लिया जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट कर रहा है, एक गोल्ड फॉइल ली। और ये जो आपको चारों तरफ इसके दिख रहा है ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है या फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। तो अगर यहाँ पे कोई भी पार्टिकल आएगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, इसको ग्लो करवा देगा। ये स्क्रीन क्या करने लगेगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्लो करने लगेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ है, वो पार्टिकल आया है, ठीक है। तो अब रदरफोर्ड ने क्या किया, चलो ठीक है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल आया, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ बढ़े। अब जब ये गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड फॉइल से जब ये टकराए तो फिर
होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जो सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स है ना उनको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था। सीधे क्यों चले जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो गोल्ड फॉइल है बहुत थिन है और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है ना, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जिनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है। हमने बात की थी इनका मास क्या होता है, 4 होता है, मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब काफ़ी हैवी होता है ये। तो इनको क्या इतना तेज़ी से हम इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे, तो इसको क्या जाना था, ऐसे सीधे चले जाना था। जैसे अगर आप है ना इसको मान लो कि ये टिश्यू पेपर है, ठीक है, ये टिश्यू पेपर है और ये आपने बुलेट फायर की, तो बुलेट टिश्यू पेपर के एकदम सीधा चले जाएगा ना आर पार बिना कुछ हुए। तो रदरफोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, सीधे निकल जाएंगे आर पार, ठीक है। पर उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा था कि एकदम सारे पार्टिकल सीधे, हाँ ऑब्वियसली ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो ऐसे सीधे निकल गए थे, बट थोड़े बहुत जो थे ना वो थोड़ा सा स्मॉल एंगल से क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। ये उन्हें समझ में आया नहीं। इनिशियली इन लोगों ने ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है या फ्लोरेसेंट स्क्रीन है इसे ये पीछे तक नहीं लगाई थी। रदरफोर्ड ने बोला बाद में कि चलो ये जो स्क्रीन है ना इसको पीछे तक एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो फिर इसको पूरा इवन यहाँ तक इसको पूरा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं, अब ये इतना अजीब होता है, वो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ तो ऐसे भी थे जो इवन ऑलमोस्ट वापस रिटर्न हो गए थे, ऐसे वापस जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस आ गए थे। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया। अब ऑब्वियसली ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल थे, ठीक है। तो क्या देखो, मैं अब आपको ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले ज़्यादातर पार्टिकल्स तो स्ट्रेट आ गए, थोड़े बहुत पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे और बहुत ही कम पार्टिकल्स थे ऐसे 1 in 8000, 8000 में एक ऐसा था जो कि वापस से उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा था। तो ये ऐसा था, रदरफोर्ड ने बोला ये ऐसा था कि आपने टिश्यू पेपर पे बुलेट मारी और बुलेट रिफ्लेक्ट होके आ गई वापस टिश्यू पेपर से। तो ये बहुत अजीब सी बात हो रही थी कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। सो अब ये जो था ये पूरा एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने और बाकी मार्सडेन और गाइगर ने कुछ इन्फरेंसेस दिए। तो देखिए इसको इस तरह से हम समझते हैं कि मान लीजिए गोल्ड फॉइल, ठीक है, इसका ये मतलब साइड व्यू है और इसमें बहुत सारी ये एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो किया था वो ये था दैट ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है ना वो स्ट्रेट निकल गए। इसका मीनिंग क्या है कि ज़्यादातर जो एटम होता है, ठीक है, जो एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादातर वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। कितना, लगभग 99.9999% जो एटम है वो खाली होता है। उसी वजह से ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे ना वो स्ट्रेट ऐसे बाहर की तरफ निकल गए स्ट्रेट, ठीक है। पहला तो ये उन्होंने इन्फरेंस उससे निकाला। दूसरा, अब यहाँ से कुछ पार्टिकल जो थे वो जैसे देखो ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे कुछ, ठीक है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब देखिए डिफ्लेक्शन कब होगा, देखिए अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है, तो ये रिपेल किससे होंगे, डिफ्लेक्ट किससे होंगे, एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज से। नेगेटिव से तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी एंगल से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कहीं पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, अब एक जैसे हमने बात की थी कि कुछ पार्टिकल जो थे वो तो ऑलमोस्ट ऐसे जाके वापस आ रहे थे, तो मतलब कि उन्होंने क्या बोला कि एक एटम के अंदर एक क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक न्यूक्लियस है जो कि बहुत ही क्या है, स्मॉल है, एकदम उस एटम के सेंटर में जो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है और बहुत ज़्यादा डेंस है। उसी वजह से क्या हो रहा है, उस न्यूक्लियस से रिफ्लेक्ट होके जो पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो वापस आ रहे हैं। तो ये दो जो थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फरेंसेस थे। पहला कि ज़्यादातर जो एटम होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एटम है, तो ज़्यादातर एटम तो क्या होता है, खाली होता है, उसके आर पार अल्फ़ा पार्टिकल्स चले गए। और बहुत ही एक स्मॉल जगह होती है सेंटर में जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पूरा प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, एटम के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है, जिसे न्यूक्लियस नाम दिया गया। और वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है क्योंकि वहाँ पे सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स उसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है पॉजिटिव वो उसके पास जाता है और अगर एकदम उसके सेंटर पे आके टकराए तो वो उसी से वहीं से रिपेल होके क्या होता है, वापस आ जाता है। और मान लीजिए उसके थोड़ा सा
पास में से जाता है तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है उसके पास में से अगर निकलता है तो, ठीक है। तो ये उन्होंने रदरफोर्ड ने ये एक मॉडल प्रपोज किया। अब ऑब्वियसली ये जो है एटम का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तो पता चल गया, अब ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है। तो फिर कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ दूसरा मॉडल प्रपोज करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या बोला कि मान लो ये आपका एटम है, अब इस एटम के सेंटर पे यहाँ पे तो क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप मान लो कि बहुत छोटा सा क्या है, न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब कुछ लोगों ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे बाहर, ये ऑर्बिट एक एटम के बाहर की एक लेयर है, तो बाहर की जो लेयर है यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कुछ लोगों ने ये बोला। सो क्या हो गया, अब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव आपका पूरा चार्ज है और जो नेगेटिव चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं, वो आसपास क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस आसपास आपके एटम के आसपास घूम रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि मैक्सवेल की एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी है, वो ये बोलती है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स है और वो एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है। मतलब जैसे ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज़ करेगा अगर ये पॉजिटिव के आसपास घूमेगा। और अगर वो एनर्जी लूज़ करेगा तो फिर उसका जो सर्कल है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है ना, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो एटम से टकरा जाएगा अंदर आके न्यूक्लियस से। तो फिर तो ऐसे ही हो गया कि ये न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ही पॉजिटिव है और उसके अंदर ही नेगेटिव है, पर ऐसा नहीं था जैसे हमने ऑब्जर्व किया। तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम था इस मॉडल में कि अगर हम ऐसा मान लें कि जो सेंटर है उसमें न्यूक्लियस और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली फिर क्या होंगे, एनर्जी लूज़ करके उस न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे और एटम जो होगा वो फिर वही जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के जैसा हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि ज़्यादातर एटम क्या होता है, खाली होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो कहीं बाहर ही होना चाहिए। तो फिर ये जो था, ये इसको ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं, पर एक्चुअली रदरफोर्ड ने ये मॉडल नहीं दिया था, दूसरे लोगों ने ये मॉडल दिया था जिन्होंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देखा था। तो ये बोल सकते हो खैर आप कि एक ड्रॉबैक है, ये जिसका भी मॉडल है उसमें ये ड्रॉबैक है। तो अब उसके बाद इस ड्रॉबैक को कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर पूरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी तक हमने ध्यान होगा आपको 1897 में जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, फिर 1909 में रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया और फिर आप बोल लो कि ये रदरफोर्ड का मॉडल है। अब हम बात करेंगे 1913 में। 1913 में आए नील्स बोहर। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया एक नई ब्रीड ऑफ यंग साइंटिस्ट के थ्रू जिनका नाम था नील्स बोहर। यहाँ पे आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं। नील्स बोहर जो थे एक डैनिश फिजिसिस्ट थे और वो जो पुराने जो आइडियाज थे उनको चैलेंज करने में उन्हें जरा सा भी वो घबराते नहीं थे। उन्होंने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए हमें एक बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा डिस्क्रीटनेस और कंटिन्यूसनेस का। ओके, तो मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि 2 और 4 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। 2 और 4 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो शायद आप बोले कि एक ही नंबर है, कौन सा, 3, पर ऐसे नहीं। इसके बीच में क्या होता है, 2 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। कितने नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, कैसे, जैसे 2.0001, 3.999, ऐसे इनफाइनाइट यहाँ पे बीच में कितने भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, कितना भी छोटा हो सकता है ना। तो नंबर्स कैन बी इनफाइनाइट। मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ, आप बताइए 2 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का मीनिंग होता है जो चीजें पॉइंट में ना हो। ठीक है, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 5 एक्सेट्रा, ये पॉइंट में नहीं। अगर जैसे 1.01 या 2.01 ऐसा कुछ पॉइंट में है तो वो इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं, जो ऐसे पॉइंट में नहीं होते हैं। तो कितने इंटीजर है, एक ही इंटीजर है। ठीक है, कौन सा इंटीजर, उसका नाम क्या है, 3। ठीक है, कौन सा वैल्यू है, 3। ठीक है, तो इनके बीच में एक ही इंटीजर है, कौन सा, 3। यहाँ पर
जब हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली वेरिएशन हो रहा है नंबर का, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। 2.00001, 3.88856, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कंटिन्यूसली वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक कंटिन्यूस वेरिएशन है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो इंटीजर्स वाले केस में, ठीक है, अगर आप इंटीजर्स वाले केस में देखो तो यहाँ क्या हो रहा है कि या तो आपके पास क्या है 2 है, या फिर 3 है, या फिर 4 है, ठीक है। मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है, ऐसा नहीं कि सारी जितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है, ठीक है। 2 है या 3 है या 4 है, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीटनेस है या डिसकंटिन्यूसनेस है। इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट होना, ठीक है। डिस्क्रीट होना यानी कि कुछ पर्टिकुलर फिक्स वैल्यूज यहाँ पे आपके पास होंगी। तो आपको आई होप ये क्लियर होगा कि कंटिन्यूस होने का मीनिंग क्या होता है और डिस्क्रीट होने का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको ये क्यों समझाया है डिस्क्रीटनेस और कंटिन्यूस होना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, तो इस थ्योरी में इन चीजों का यूज होगा, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। तब ध्यान से सुनेगा, आपको थोड़ा इनिशियली कंफ्यूजिंग लगेगा पर सिंपल है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या प्रॉब्लम था कि मान लीजिए यहाँ पर ये सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या बात हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक ऑर्बिट है आसपास, उसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक ऑर्बिट है आसपास, उसमें मूव कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अपनी क्या करेंगे, ग्रेजुअली लूज करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली जब एनर्जी लूज करेगा तो ये ऐसे मूव करते करते आएगा और धीरे 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 ये इस एटम के न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। ये प्रॉब्लम था रदरफोर्ड के मॉडल में। अब नील्स बोर के मॉडल में क्या था, अगेन उन्होंने क्या बोला, सेंटर पे न्यूक्लियस है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कुछ ऐसे अलग अलग शेल्स में होते हैं। तो अलग अलग शेल्स या ऑर्बिट में है, उसका मीनिंग क्या है कि देखो सेंटर में तो इधर न्यूक्लियस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेम चीज है कि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या इस ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ इस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। अब खास बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक ऑर्बिट की एक अपनी एनर्जी, ठीक है। मान लो इस ऑर्बिट की एनर्जी, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, मान लो इसकी एनर्जी 13 EV है, EV यूनिट होती है एनर्जी की। मान लो इसकी एनर्जी है 15 EV, बस समझाने के हिसाब से मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ। यानी हर एक ऑर्बिट की अपनी क्या होगी, एक एनर्जी होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जब इस ऑर्बिट में होंगे तो उनकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी, जैसे उनकी एनर्जी 13 EV है या 15 EV है, उनके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। मतलब जैसे इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, तो इसके इस यहाँ पे क्या हो सकता है, एनर्जी कुछ भी हो सकती है। मान लो यहाँ पे एनर्जी क्या है, 13.1 EV है, ठीक है, या 14.5 EV है, कुछ भी एनर्जी यहाँ पे इन बिटवीन हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही होती है एनर्जी की, सारी कोई पॉसिबल जो वैल्यूज है सारी वैल्यूज नहीं होती है। ये क्वांटम थ्योरी यानी कि डिस्क्रीटनेस को नील्स बोर ने यूज करके एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, ये ऑर्बिट है उसमें घूमेगा, और जब तक इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, वो अंदर अपनी एनर्जी लूज करके कोलाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कुछ फिक्स वैल्यूज है। जब ये ऐसे अंदर अगर जाने लगेगा तो उसकी वैल्यू देखिए बहुत सारी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, कम होती जा रही है। तो कंटिन्यूसली वेरिएशन नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी जो नील्स बोर ने प्रपोज की थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस बारे में और डिस्कशन करते हैं। तो इस मॉडल में अब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इस मॉडल में क्या बोला उन्होंने, पहला पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स, ये पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट में अगर वो रहेंगे तो वो एनर्जी एमिट नहीं करेंगे। ओके, सो आपको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेंगे, और जब तक वो उस ऑर्बिट में रहेंगे वो एनर्जी को एमिट नहीं करेंगे, एनर्जी को लूज नहीं करेंगे, वो स्टेबल रहेंगे, ठीक है।
तो इसको हम नील्स बोर का प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको कंपेयर कीजिए, बीच में सन होता है, ठीक है। सन के आसपास ऑर्बिट्स में बहुत सारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है, मर्क्यूरी, फिर कौन आता है, वीनस, फिर अर्थ आता है, फिर ऐसे करते करते मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, सेंटर में तो आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, सन की तरह। और आसपास क्या है, तो आसपास जो है ऑर्बिट में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट है इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लैनेट ऑर्बिट में घूम रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नील्स बोहर का प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम्स। इट वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोहर। अब देखिए, तो हमने बात की कि ये सारा उन्होंने मॉडल प्रपोज किया। अब इसमें क्या पॉस्टुलेट्स थे, उन्होंने क्या क्या इसमें और बातें कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉस्टुलेट्स हम समझे कि उन्होंने क्या क्या इस मॉडल में बातें कही। मॉडल क्या है, सिंपल सा, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके आसपास ऑर्बिट या शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जैसे प्लैनेटरी मॉडल होता है वैसा। तो अब पॉस्टुलेट्स क्या है, पहला पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रैपिडली रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास कुछ सर्कुलर पाथ में, जिसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बहुत रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, ठीक है, इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। और इन सर्कुलर पाथ्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल, या फिर ऑर्बिट्स, या फिर शेल्स, कई सारे नाम हैं, ठीक है। सेकंड, इन शेल्स के नाम दिए गए, ठीक है, जैसे फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, ये जो शेल्स है, ठीक है, तो इनके नाम दिए गए हैं। शेल्स का जो नेमिंग है, नेमिंग जो है शेल्स का, वो स्टार्ट होता है के से, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। तो पहला जो शेल है उसको क्या बोलते हैं, के शेल, दूसरा एल, तीसरा एम एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये ए से क्यों चालू नहीं हुआ, के से क्यों चालू हुआ है शेल्स का नाम, तो इसका रीजन ये है कि पहले हमें ये पता नहीं था कि ये जो एनर्जी हमको मिली है इस शेल की, क्या ये इससे अंदर कोई शेल है क्या, इसके अंदर यहाँ पे कोई शेल है क्या प्रेजेंट, हमको ये पता नहीं था। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर बाई चांस बाद में इसके अंदर कोई शेल डिस्कवर होता है तो फिर उसका नाम क्या रखेंगे, तो इसलिए फिर उन्होंने के से चालू किया, ताकि जैसे अंदर कोई डिस्कवर होता जाता तो हम उल्टा रख देते, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो हम उल्टा चले जाते, ठीक है। जैसे इसके जस्ट अंदर एक डिस्कवर होता है तो उसको क्या रख देते, जे, जे के अंदर एक और आता है तो उसको क्या रख देते, आई रख देते। तो इस तरह से हम क्या करते, अंदर उनका नाम रखते जाते, तो हमारा सीक्वेंस नहीं बिगड़ता। बट एज इट टर्न आउट कि बाद में जब पता चला तो ये जो के वाला जो पता चला था हमको ऑर्बिट, यही सबसे कम मिनिमम एनर्जी वाला था, इससे कम मिनिमम एनर्जी वाला हमें कोई मिला नहीं। तो फिर बाद में ये के शेल से ही एक स्टक रह गया और इसी से स्टार्ट होता है शेल्स का नाम, नहीं तो ABCD से कर सकते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं वो डिसाइड होता है इस फॉर्मूला से, 2n²। यहाँ पर जो n है उसका मीनिंग है नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल, कौन सा ऑर्बिट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो k ऑर्बिट है, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट। l है तो उसमें क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है, यानी 2 × 2 का स्क्वायर। m उसमें थर्ड ऑर्बिट है, यानी 2 × 3 का स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे 3, तो अगर आप देखो तो ये आएगा 2, ये आएगा 8, ये आएगा 18 एंड सो ऑन, ठीक है। आप इसको आगे बढ़ाते जा सकते हैं, किस किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इतने, ये मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। इससे कम आ सकते हैं पर इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तीसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। कम हो सकते लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अगला पॉस्टुलेट क्या था, फोर्थ,
हर शेल का एक फिक्स एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि हर एक ऑर्बिट, हर एक शेल का एक फिक्स एनर्जी है। मान लो अगर कोई हाइड्रोजन का आइटम है तो उसका पहला जो ऑर्बिट होता है या शेल होता है उसका एनर्जी होता है -13.6 eV। ये होता है कुछ एनर्जी, आप बाद में जाके पढ़ेंगे, मतलब कुछ फिक्स एनर्जी होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। फिफ्थ, अब इलेक्ट्रॉन अगर इनमें से किसी भी शेल या ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी उसकी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट या शेल में है तो देन नो चेंज इन इट्स एनर्जी। ठीक है, यानी जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो इसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। अगर वो इसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। जैसे वो मैक्सवेल के थ्योरी में प्रॉब्लम आ रहा था ना, ये वाला, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी अगर वो इसी ऑर्बिट में है तो। ठीक है। 6, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, देन क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब क्या है? तो मान लो ठीक है, ये ऑर्बिट, ये शेल्स वगैरह है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में, तो इसकी एनर्जी जैसे जैसे आप बाहर जाते जाते हो ना शेल में, तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप बाहर जाओगे एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले ऑर्बिट में जंप करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो पहला ऑर्बिट है इसका एनर्जी क्या है? 1 eV, और जो सेकंड ऑर्बिट है मान लो इसका एनर्जी क्या है? 2 eV। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में जाना है तो इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी और चाहिए? 1 eV और चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 तो उसके पास है, एक और eV आ जाएगा तो 2 eV आएगा और वो इस ऑर्बिट में क्या करेगा? जंप। तो अगर इलेक्ट्रॉन अंदर वाली ऑर्बिट से बाहर जाते हैं ना, आउटर में जाते हैं अगर, तो उनको क्या करना पड़ता है? एब्जॉर्ब करना पड़ता है एनर्जी को। और अगर वो जैसे मान लो बाहर वाली ऑर्बिट से अंदर आएंगे तो यहाँ पे 2 eV था, यहाँ 1 ही चाहिए, तो ये 1 eV एनर्जी रिलीज कर देगा। तो अगर वो इनर वाली ऑर्बिट में जाएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एक से दूसरी ऑर्बिट में तो उनका क्या होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी या फिर एमिट कर देंगे, रिलीज कर देंगे एनर्जी। ओके, so these are the postulates of Bohr's model. You can take this screenshot if you want to. बोहर ने क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके कुछ एटम्स के स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब ये स्पेक्ट्रा क्या होता है? तो हर एक जो एटम होता है ना, वो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में लाइट्स एमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है। अभी आपको ये ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी बोहर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हालांकि बोहर सिर्फ हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा था उसी को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए, बाकी जो हैवियर एलिमेंट्स थे उनके स्पेक्ट्रा को ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। क्वांटम थ्योरी जो पूरा डेवलप हो रहा था ये बहुत ज़्यादा मैसी और काउंटर इंट्यूटिव था, यानी कि मतलब इसमें इतनी अजीब अजीब चीज़ें थी कि उस टाइम कई फिजिसिस्ट को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये थ्योरी सही भी है। उनमें एक फिजिसिस्ट थे, अगेन फेमस नहीं थे ज़्यादा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्हें क्वांटम थ्योरी बहुत ही अजीब लगती थी, बहुत ही इनकम्प्लीट सी लगती थी। एक उनका बहुत फेमस सा कोट भी है इस थ्योरी को लेकर के, दैट द गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। इसका मीनिंग ये था कि क्वांटम थ्योरी क्या बोलती थी कि कई सारी चीज़ें चांस के ऊपर बेस्ड है। तो आइंस्टाइन का कहना था कि इतनी प्रोबेबिलिस्टिक अगर दुनिया है तो ऐसा नहीं है, मतलब गॉड से उनका यहाँ पे मीनिंग था, नेचर से मीनिंग था। तो ऐसा नहीं था कि नेचर कुछ डाइस खेलता है, फिर 1 आया तो अच्छा ऐसा कर देते हैं, 4 आया तो ऐसा कर देते हैं। तो आइंस्टाइन का ये कहना था, क्योंकि क्वांटम थ्योरी एक प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी है। खैर कई सारे उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए, कई सारे डिस्कशंस हुए, और आइंस्टाइन जब 1950s में जब उनकी डेथ होती है तब तक ये ऑलमोस्ट कंसीड कर चुके थे कि हाँ क्वांटम थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, हो सकता है कि उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज बाद में हो। पर आइंस्टाइन भी जब वो
एज के साथ जब उन्होंने और इसके बारे में स्टडी करते गए और जब कई सारे और एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उन्होंने भी ये मान लिया कि क्वांटम थ्योरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो अभी तक हमारे पास कई सारे एक्सपेरिमेंट्स है, कई सारे डिस्कशंस जो हुए हैं, उससे यही प्रूव होता है कि क्वांटम थ्योरी सही थ्योरी है। और ये जो एटॉमिक लेवल का जो स्केल है उस लेवल पे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी हम मान सकते हैं। जैसे हमने बात की कि बोहर का मॉडल परफेक्ट नहीं था, वो कुछ स्मॉलर एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल था। तो बोहर के मॉडल में और थोड़े क्वांटम मैकेनिकल चेंजेस किए गए, जिसके बाद एक पूरा कंप्लीट क्वांटम थ्योरी डेवलप हुआ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, और उसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर पाए कि एटम्स जो है वो उनकी किस तरह की अजीब अजीब प्रॉपर्टीज होती है, वो कैसे होती है। और पूरा जो केमिस्ट्री एक ब्रांच जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है। क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको आता है यानी कि आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री आता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज़ द थ्योरी ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इट कैन कम्प्लीटली एक्सप्लेन द केमिस्ट्री। ऐसा नहीं कि बस स्मॉल के लिए, क्वांटम थ्योरी तो एप्लीकेबल है लार्ज स्केल पर भी, और उसका जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे ज़्यादा किस पे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्केल पर है। तो अभी तक काफ़ी सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सी चीज़ों के आंसर मिले भी, लेकिन एक बहुत सिंपल सी चीज़ का आंसर अभी तक नहीं मिल पा रहा था। हुआ ये कि जो एटम्स का जो मास हुआ करता था, तो हमें उस टाइम दो ही पार्टिकल्स पता थे, कौन से, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। 1920s 1925 तक हमें दो ही पार्टिकल्स पता थे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब जो एटम का मास होता था ना, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास आता था, टोटल मास, उससे डबल आ रहा था। मान लीजिए किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का मास आ रहा है 20, तो उसके पूरे एटम का जो मास आता था वो 40 आता था, 40 आता था, मतलब उससे डबल आता था। तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये दो पार्टिकल्स हमें पता है, अब इन दोनों का मास अगर हम ऐड कर दें तो भी उसके बाद भी डबल मास आ रहा है एटम का, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर ये पॉस्टुलेट किया गया कि शायद कोई ऐसा पार्टिकल हो जो अभी भी हमने डिटेक्ट नहीं किया, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कैसा पार्टिकल होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल को क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और वो एटम को ओवरऑल क्या रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं। तो अगर एक नया पार्टिकल होगा जो कि नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, तो उससे तो एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो एटम को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए एक पार्टिकल हो सकता है शायद जो न्यूट्रल हो। तो फिर 1932 में वापस से कैवेंडिश लेबोरेटरी में रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे, जेम्स चैडविक, तो उन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, और उसके बाद ये जो एटॉमिक मास वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सुलझ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, आप इग्नोर कर सकते हैं। मोस्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास को एडअप किया गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा जो मास है वो एडअप किया गया, तो फिर जो मास आ रहा था ओवरऑल एटम का वो सही आ रहा था। तो इसके थ्रू 1932 में जाके न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पहले 1930 में ही पॉजिट्रॉन यानी कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, उसका डिस्कवरी हो गया था। एंटी मैटर होते हैं, उस पर अभी हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। तो न्यूट्रॉन बहुत बाद में डिस्कवर होता है।